एवरीवन, मैं रेशु आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? चलिए आज हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं पार्ट 2 रस का। हिंदी के पार्ट 2 का मतलब रस पढ़ा रहे हैं। रस का पार्ट 2 है। सबसे पहले तो हमारा पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, चलते हैं। ये पार्ट हमारा आज 2 है। कल हमने पार्ट 1 लिया था, उसमें मैंने बताया था आपको रस की परिभाषा, रस का स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी, यानी कि रस के अंग मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी रस, श्रृंगार रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं बेटा। तो प्लीज पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को आगे शेयर करिए, आगे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। जो आपको अगर ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट करिए, और अगर जो आपका कोई डाउट होगा मैं वो आपके आगे वाले वीडियो में उसे हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो आगे से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग रस। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ते अपने हिंदी के रस। श्रृंगार रस होता है, ये हमारा इसका स्थायी भाव आप लोगों को पता है। कल से हम बोल रहे हैं, हमने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास में ही पढ़ा दें, समझा दें और याद करा दें। तो एक चीज को हम 4 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, कितने बार रिपीट किया, तो अब तो कल आपको इसका स्थायी भाव याद हो गया होगा कि रति होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है, पहले परिभाषा देखते हैं क्या होती है। श्रृंगार रस की परिभाषा हमारी क्या होती है। सबसे पहले किसी काव्य, अब आपको पहले ये जान लेना है कि हर जगह आप पढ़ते होंगे काव्य, ठीक है, हर जगह आप काव्य पढ़ते हैं। तो काव्य होता क्या है, जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में, जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, काव्य होते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखित रूप देते हैं वही हमारा काव्य होता है। ठीक है, अब जो हम जितने काव्य होते हैं उन्हें हम एक जगह करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, साहित्य होता है। जो हमारे काव्य होते हैं अगर उनको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं वो हमारा साहित्य होता है। जब एक व्यक्ति इन काव्यों को एक जगह करता है वो क्या होता है, वो होता है साहित्य होता है। जब एक व्यक्ति सभी काव्य को एक जगह नोट करता है उसे साहित्य कहते हैं। तो काव्य आप जानिए क्या होता है। काव्य क्या होता है कि जब हम लिखित रूप दें, या हम किसी गद्य या पद या किसी कहानी या किसी निबंध या किसी छंद, रस, दोहा, अलंकार, किसी का हम जब लिखित रूप दें हम उसे काव्य कहते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो काव्य के अंदर आपके क्या आ गए, निबंध, रचना, जितने सब चीजें वो आपके काव्य के अंदर आ गए। तो आप काव्य का डाउट क्लियर हुआ। तो क्या बोलते हैं, किसी काव्य में नायक या नायिका के, किसी काव्य में नायक या नायिका के प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन किया जाए। क्या, प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। क्या होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। फिर से देखिए, आपको हम आपकी क्लास में ही याद कराएंगे। आपको घर में बस एक बार क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, और ये अपनी परिभाषा जो है इसे नोट डाउन करते चलिए। कल मैंने आपको रस की परिभाषा बताई थी, तो वो आपको क्या करना चाहिए, उसको चाहिए था, लिख लेना चाहिए था, नोट डाउन कर लेना चाहिए था। सॉरी अगर मिस्टेक हो रही हो बोलने में। तो फिलहाल आपको श्रृंगार रस की परिभाषा जो होती है, जो है, इसे भी नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग इसे क्या बोले, किसी काव्य में नायक या नायिका, किसी काव्य में नायक या नायिका के प्रेम सौंदर्य का मिलन तथा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। वहां पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है।
श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव हमने 1000 बार बताया है। इसका स्थायी भाव रति होता है, रत या प्रेम होता है। स्थायी भाव रत या प्रेम होता है। इस रस को हम लोग रस राज भी कहते हैं, रसों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस राज या रसों का राजा भी कहते हैं। किसको? श्रृंगार रस को रस राज या रसों का राजा। कल मैंने बोला नहीं था कि हम लोगों के शरीर में 70 से 80% या पहले से ही विद्यमान रहता है। क्या? श्रृंगार रस हमारे शरीर में 70 से 80% हमारे हृदय में विद्यमान रहता है, हमारे हृदय में जागृत रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसे रसों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? रसों का राजा कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। किसके? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन सा होता है? एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी संयोग श्रृंगार की तरफ। कहाँ चलते हैं? संयोग श्रृंगार की तरफ। आइए हम लोग जानते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है। ठीक, बात समझ में आई? मैंने इतनी चीज क्या पढ़ाई है, अभी मैं आपको दोबारा रिवीजन करवाऊंगी। पहले हम लोग चलते हैं श्रृंगार रस की तरफ, सॉरी संयोग रस की तरफ। संयोग रस हमारा क्या होता है? संयोग रस हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस योग। कैसे? सम प्लस योग। संयोग हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस योग। सम मीन्स होता है हमारा साथ। क्या होता है? साथ। और योग मीन्स क्या होता है? मिलना। योग मीन्स क्या होता है? मिलना। आपको परिभाषा रटनी नहीं है, आपको परिभाषा रटनी नहीं है, आपको परिभाषा को समझना है। आपको समझना है, इस शब्द से ही समझना है कि परिभाषा क्या होती है। जरा आप पहले श्रृंगार रस को भी अगर आप समझ गए इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रेम या रति। तो जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ प्रेम सौंदर्य का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। इतनी बात आपको क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोग श्रृंगार हमने क्या बताया कि संयोग श्रृंगार का जो हमारा होता है ये दो वर्णों के योग से बना है, सम प्लस योग। कहाँ से? सम प्लस योग। सम मीन्स क्या होता है? साथ, और योग मीन्स क्या होता है? मिलना। परिभाषा बस बना लो, किसी काव्य में नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। समझ में आया? फिर से देखिए, अब हमने देखिए परिभाषा आपकी बाद में देखी और यहाँ पे हमने आपको पहले समझा दिया। इधर आइए, किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य का वर्णन हो, वहां पे श्रृंगार रस होता है। वहां पर श्रृंगार रस होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण, इसे नोट डाउन कर लिया कि नहीं आप लोगों ने? नहीं किया तो पीछे जाके कर दिया। चलिए हम रफ कर रहे हैं, आगे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। हाँ, अब हम लोग आते हैं संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। क्या उदाहरण क्या है? संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो उदाहरण हमारा है, मैं तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, यहाँ लिखिए मेरो तो गिरधर मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, क्या लिखा हुआ है? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति होई। तो सुनिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर जाके सिर जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, क्या जाके सिर मोर मुकुट मुकुट मेरो पति हुई। कौन कह रहा है यहाँ पे? अभी रुकिए, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, इसका भावार्थ बताते हैं हम। अभी आप लोगों को क्या बोला? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हुई, मेरो पति हुई। ओके, दैट इज क्लियर। आगे आइए। तो हाँ, ये हमारा किस चीज का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार का, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। क्या? संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। मेरो तो गिरधर गोपाल, यहाँ पे मीराबाई जी क्या कह रही है? मेरो तो गिरधर गोपाल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें। ये उदाहरण मैंने आप लोगों की सरल से सरल ढूंढ के लेके आए ताकि आप पेपर में अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अगर आपकी परिभाषा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपकी परिभाषा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, आपके उदाहरण के ही नंबर आपको मिलते हैं। फिलहाल आपकी परिभाषा पे ध्यान दिया जाता है, दिया तो उतना नहीं जितना आपके उदाहरण पे ध्यान दिया जाता है। तो आपके लिए हमने सरल से सरल, बिल्कुल आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे चलते क्या लिखा है? मेरो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना अगर जो नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करते चलिए। आगे लिखा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति कोई। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? मीराबाई कहती है कि क्या बोली? मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल कौन होते हैं? मेरे तो, हम जो कहती है यहाँ पे गिरधर गोपाल किसके लिए किया गया? श्री कृष्ण के लिए। आप सभी जानते होंगे सॉरी, गिरधर गोपाल किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। वो कह रही है मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। कौन बोले? मीराबाई कह रही है मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है और दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। तो कह रही है उनके सिवा, यानी कि अन्य मेरा और कोई नहीं है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, क्या बोलेंगे? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति होगा। इसका भावार्थ यह है। आप लोग समझ गए? तो अब इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक मिनट, यहाँ पे आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्पष्टीकरण आप लिखेंगे कि या बोल रही है, मीरा जी बोल रही है कि मेरे तो पति, मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन कर रही है। उनको यही यहाँ पर तो निकल रहा है, इसका अर्थ तो यही हमें स्पष्टीकरण लिखना है कि यहाँ पे मीरा जी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को अपने पति, यानी कि क्या बोले? मेरो तो गिरधर गोपाल, मीरा जी श्री कृष्ण को अपने पति या उनसे प्रेम का वर्णन कर रही है। प्रेम, यहाँ पर प्रेम मिलाप हो रहा है, यहाँ पे सौंदर्य हो रहा है, प्रेम का सौंदर्य है, तो वहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सौंदर्य का दिख रहा है ना बेटा? प्रेम सौंदर्य का वर्णन कर रही है। क्या कर रही है? प्रेम सौंदर्य का वर्णन कर रही है। कौन? मीराबाई जी हैं। जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सौंदर्य का वर्णन कर रही है। अब यहाँ पर आपको होते हैं स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी। मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या वो होता है स्थायी भाव। तो आपको स्थायी भाव ये भी आपको लिखना जरूरी होता है। क्या? स्थायी भाव, स्थायी भाव नहीं भाव। ओके, स्थायी भाव, स्थायी भाव हमारा क्या होता है? पता है, स्थायी भाव हमारा रति होता है या प्रेम होता है। क्या? रति या प्रेम होता है। ओके, फिर होता है हमारा विभव। विभव क्या होता है हमारा? विभव,
विभव मैंने बोला था, विभव का अर्थ होता है हमारा कारण। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर लिख देती हूँ। स्थायी भाव दिख रहा है ना? स्थायी भाव का क्या होता है? रति होता है या प्रेम। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे विभव। विभव क्या होता है हमारा? विभव। विभव मैंने आपको बताया था कारण होता है। विभव का अर्थ क्या होता है? कारण। किसके कारण क्या बोले मीरा जी? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल। तो यहाँ पे गोपाल है, लिखिए कारण। क्या है? कारण यहाँ पे क्या है? गोपाल। गोपाल यानी कि श्री कृष्ण। आप यहाँ पे गोपाल दिया हो तो गोपाल ही लिखेंगे। गिरधर कौन है? गोपाल। इनका कारण कौन है? गोपाल। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है ये इनका कारण है। यानी कि इनका जो प्रेम है ये किसके प्रति है? श्री कृष्ण के प्रति है। और क्या उसके बाद हमारा आता है अनुभव। जो हमारे अनुभव यहाँ तो दिखेगा नहीं ऊपर। चलिए हम ये रफ करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैंने अभी स्थायी भाव पढ़ा, विभव पढ़ा, अब अनुभव। उस परिभाषा में अनुभव हमारा क्या होगा कि मीराबाई जो है, अनुभव डाल लीजिए। अनुभव, अनुभव, अनुभव यहाँ पर क्या है कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति कह रही है। क्या? अपना पति कह रही है। कह रही है, कहती नहीं। हमने परिभाषा पढ़ी, अपने उदाहरण देखा कि उसका अर्थ क्या निकला है। तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण को, मीराबाई यहाँ पे श्री कृष्ण लिखना भूल गए। मीराबाई श्री कृष्ण को, यहाँ पे लिख लीजिए श्री कृष्ण को। ये यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति कह रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता हमारा संचारी भाव। और बेटा कल की क्लास में मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आप लोग उसे देख लेना थोड़ा। संचारी यहाँ पे थोड़ा ये गलती हो गई थी, तो फिर उससे कुछ नहीं होता, आप लोग समझिए। और उसे संचारी और संचरी और उसका अलग 2-3 नाम और होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारा होता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या? यहाँ पे कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में जो भावना जागृत हुई है। क्या? किसके प्रति? संचारी भाव क्या होता है? श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के हृदय में, मीराबाई के हृदय में, मीराबाई के हृदय में प्रेम की भावना, मीराबाई के हृदय में, मीराबाई के श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के हृदय में प्रेम सौंदर्य की भावना जागृत है। प्रेम सौंदर्य की भावना जागृत हुई है। क्या हुई है? जागृत हुई है। ओके, डन। चलिए, क्या है? श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के हृदय में, मीराबाई के हृदय में प्रेम सौंदर्य की भावना जागृत है। मैंने आपको इतना बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विभव क्या होता है, संयोग क्या होता है। संयोग हमारा दो शब्दों के मेल से बनकर मिला होता है, सम प्लस योग। जब हम आपको संधि विच्छेद पढ़ाएंगे तो हम ये संचारी भाव का संयोग का जो ये माँ का है या कैसे बन गया, तो ये हम आपको सब आपके संधि विच्छेद में बताएंगे। मेरा अगला चैप्टर जो होगा संधि विच्छेद होगा। अभी मैं आपका पहले कोर्स जो है पूरा करा के फिर हम लोग अगले चैप्टर पे जाएंगे जो हमारा संधि विच्छेद होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा संयोग होता है दो शब्दों, पहले हमने आपको श्रृंगार रस क्या परिभाषा बताई, फिर उसके जो हमारे श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रस राज कहते हैं या रसों का राजा कहते हैं। मैंने आप क्यों होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है।
उसके बाद आते हैं हम लोग विभव, हमारा संयोग होता है, जो संयोग श्रृंगार होता है क्या बोलते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे? तो ये संयोग श्रृंगार होता है सम प्लस योग से मिलकर बना होता है। किससे? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम मीन्स होता है साथ, योग मीन्स होता है मिलना। तो इस परिभाषा अगर आपने इसको जान लिया तो परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोले नायक नायिका, मैंने क्या कहा श्रृंगार रस में आपको नायक नायिका के अगर ये देखिए नायक या यहाँ लिखिए नायक या नायिका, नायक या नायिका इनमें से कोई एक का अगर वर्णन हो वहां पे आपका श्रृंगार रस होगा। ठीक है, नायक अगर कहीं नायक है तो नायिका के जो विरह होगा, अगर उनसे अलग हो रहे, नायक या नायिका का अगर मिलन हो रहा तो वहां पे मिलन होगा। अगर वो विरह होंगे, ठीक है, तो वहां पे वो उदाहरण आप पढ़ेंगे, आप उसका भावार्थ निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां पे मिलन हो रहा, प्रेम सौंदर्य हो रहा, वहां पे आपका संयोग श्रृंगार होगा। और जहां पर अगर वो लोग मतलब क्या हो रहे, विरह हो रहे हैं या बिछड़ने की बात हो, वहां पे आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। तो अब हम लोग चलते हैं वियोग श्रृंगार की तरफ। ओके, इतनी बात समझ में आई? वही रह गया है वियोग श्रृंगार की हमारी श्रृंगार रस का, हमारे श्रृंगार रस की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कल मैंने आपको इसका पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखते हैं, नहीं देखा है, वो जाके पहले पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद आए पार्ट 2 देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, मैंने आपको थोड़ी बेसिक जानकारी पार्ट 1 में दी थी, क्योंकि वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आपको हम आधा अधूरा बताएं, पूरा बताएं, और आपको आगे चलकर भी मतलब उसका काम आएगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वियोग श्रृंगार। क्या वियोग श्रृंगार हमारा क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। पहले आप बात है, आप लोग जो वियोग श्रृंगार वगैरह जो लिखते हैं, इसको कायदे से लिखिएगा। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ लोग लिखने में भी मिस्टेक करते हैं, तो उसकी वजह से ये, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आगे बोलते हैं हम लोग वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? किसी काव्य में, मैंने काव्य की तो आपको बात बता दी, यहाँ पे मुझे बार बार रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बता दिया, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो किसी काव्य में नायक, किसी काव्य में नायक या नायिका, किसी काव्य में नायक या नायिका के, किसी काव्य में नायक या नायिका के बिछड़ने का, नायक या नायिका के, देखिए किसी काव्य में क्या लिखा है? किसी काव्य में नायक या नायिका के बिछुड़ने का, नायक या नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, नायक या नायिका के बिछुड़ने का, नायक या किसी काव्य में नायक या नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। मतलब समझे, जहां पर नायक नायिका का अलग या बिछड़ाव हो, वहां पर क्या होता है? आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। दैट इज क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब हम इसके उदाहरण की तरफ, मैंने बस इसके दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के, एक संयोग और दूसरा वियोग। इसे ही आप समझिए, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए चलते हैं उदाहरण।
उदाहरण हमारा क्या है, उसके बाद हम लोग लेते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है, हे खग, हे खग, हे मग, हे मृग, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, मधुकर, मधुकर श्रेणी। क्या बोल रहा है, हे खग, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी। अब बोला है तू देख या तुम देख, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता, सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आइए इसका भावार्थ आपको समझाते हैं और उसका आनंद लीजिए। क्या आनंद लीजिए, ठीक है, उसका आनंद लीजिए, इसका भावार्थ हम आप लोग को बताते हैं। ओके, चलिए करेगा, हे कृग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। क्या बोल रहे हैं, तू देखी सीता मृग नैनी। ये कब का, कहाँ का है, ये रामचरितमानस का है। रामचरितमानस पाठ से लिया गया है। रामचरितमानस जो, रामचरितमानस जो ये तुलसीदास जी का क्या है, ग्रंथ है, महाग्रंथ। क्या बोलते हैं इसे, तुलसीदास जी का महाकाव्य ग्रंथ है। क्या है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य ग्रंथ है। और उसी में ये दिया गया हुआ है, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कब का है, जब हमारी सीता जी, जब रावण जो होता है सीता जी को अपहरण कर लेता है। क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है, तब के समय का है। तो कौन पूछता है, राम जी पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मतलब हे पक्षी, हे पशु, तुमने क्या बोले, हे पक्षियों से पूछते हैं, राम जी पक्षियों से पूछते हैं, खग से पूछते हैं यानी कि पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि ये उनसे पूछते हैं, हे पक्षी, हे पशु, क्या तुमने सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी सीता जिसकी आंखें किसकी तरीके से, नैन, मृग मीन्स क्या होता है, हिरण, हिरण क्या होता है, मृग मीन्स होता है हिरण। तो क्या बोल रहे हैं कि हे खग, हे पशु पक्षी, क्या तुमने मेरी सीता को, यानी कि राम जी बोल रहे हैं, मेरी सीता को देखा है जिसके नैना किसकी तरीके से हैं, हिरण की तरीके से हैं, जिसके नैना, जिसकी आंखें, नैना मीन्स क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, जिसकी आंखें किसकी तरीके से हैं, सीता की तरीके, मतलब हिरण की तरीके से हैं। तो हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। तो अब याद हो गया होगा बच्चों, आप लोगों को घर पे जाके बस एक बार से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसे रिवीजन करने की जरूरत है। तो फिर से देखिए, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये कहाँ का है, ये आपका रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी का महाग्रंथ है, महाकाव्य ग्रंथ है, वहां से लिया गया है। जब राम जी, मतलब रावण जो होता है सीता जी का अपहरण किया था, उस समय का ये बात, ये चीज, ये मतलब दोहा, ये रस जो होता है आपके सामने कहा गया। और चलिए ये तो अब हुआ कंप्लीट। इसमें आप निकाल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्थायी भाव हमने बता ही दिया क्या होता है, स्थायी भाव रहती होता है। विभव क्या है, यहाँ पे कारण, किसके कारण, यहाँ पे रावण जो होता है सीता जी का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। रावण जो होता है क्या बोले, ये कारण है, सीता जी यहाँ पे जो था, सीता जी का मतलब अपहरण रावण कर लेता है, सीता जी का अपहरण जो है रावण कर लेता है। तो ये किस कारण जो है, कारण कौन है, सीता जी। क्यों, राम जी दुखी किसी वजह से हैं, सीता जी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे विरह किससे हुए, अलग किससे हुए, सीता जी की वजह से। तो आप लोगों को स्थायी भाव तो पता ही है क्या है, स्थायी भाव रति हो या प्रेम। तो कारण है राम जी दुख किसकी वजह से, सीता की वजह से। सीता जी की क्यों, क्योंकि इनका अपहरण रावण ने कर लिया। उसके बाद बोले विभव, अब क्या बोले हैं कि किस वजह, जो हमारा शरीर, जो हमने क्या बोला, अनुभव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, क्या है, चेष्टा। जब हम हमारा जो स्थायी भाव होता है वो विभव के कारण जागृत होता है। हमारा स्थायी भाव जो होता है, विभव यानी कि कारण,
स्थायी भाव हमारा किसी कारण की वजह से जागृत होता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण राम भगवान है, सॉरी, यहाँ पे जो राम जी हैं वो उनके अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, वहाँ दुखी है, तो यहाँ पे अलग हुए हैं। तो इनके अंदर जो हमारी शारीरिक वो होती है, शारीरिक हमारी चेष्टा होती है, शारीरिक प्रक्रियाएं, जो हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं वो वहां पर हमारा आ जाएगा, किसमें, अनुभव में आ जाएगा। संचारी भाव क्या होता है, जो इन सब से हम लोग जो अपने भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे भाव हमारा दुख का उत्पन्न हो रहा है, कौन सा, देखिए दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। हमारे भाव, हमने आपसे क्या कहा, संचारी भाव हमारे 33 होते हैं, यानी कि 33 हम लोग के अंदर संचारी भाव होते हैं, और एक समय में 2 से ज्यादा संचारी भाव हमारे शरीर में हो सकते हैं, 2 से 3 से 4 से ज्यादा हमारे शरीर में संचारी भाव हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है कि हिरण की वजह से ये सब कुछ है। अब सुनिए, आपकी परिभाषा होती है कंप्लीट। तो चलिए, इसी समय क्लास होती है साहब। जय हिंद, जय भारत। एक पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, हम आपके अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। प्लीज़ कृपया करके इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब कुछ करिए। बाय, टेक केयर, हेलो।